जय हिंद दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के 9वें दिन आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड को सुनकर आप क्या सीख सकते हैं? इस एपिसोड में हम रिएक्टिव भाषा और प्रोएक्टिव भाषा के फ़र्क को जानकर किस तरह अपने आप को बदलकर प्रोएक्टिव भाषी बना सकते हैं, यह सीखेंगे। दोस्तों, 7 आदतों में से पहली आदत को अपने अंदर कैसे पैदा करें, यह जानने के लिए पूरा एपिसोड ज़रूर सुनिए। दोस्तों, पूरा सुनिए, इसमें आपका फ़ायदा है। और जो नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि इससे पहले 8 एपिसोड इस किताब के हम पढ़ चुके हैं। उनका लिंक मैं इसके नीचे शेयर कर दे रहा हूं, कृपया आप उसमें जाके देख सकते हैं और उसको सुनना शुरू करके अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए एक नए आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 9वें दिन का हम शुरू करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों की पहली आदत प्रोएक्टिव बने के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। हम 101 नंबर के पेज से शुरू कर रहे हैं। पहल करना। हमारा मूल स्वभाव कार्य करना है, दूसरों को खुद पर कार्य करने देना नहीं है। इसी वजह से हम विशेष परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने में सक्षम होते हैं और हमें अपनी परिस्थितियां बनाने की शक्ति भी मिलती है। पहल करने का मतलब आपत्तिजनक, आक्रामक या संवेदनहीन होना नहीं है। इसका मतलब घटनाओं को घटित करवाने की अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। बरसों से मैं अक्सर उन लोगों को परामर्श देता आ रहा हूं जो बेहतर नौकरियां चाहते हैं। मैं उन्हें अधिक पहल करने की सलाह देता हूं। मैं कहता हूं कि वे अपना रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण करवाएं। इसके अलावा वे न सिर्फ उस उद्योग का अध्ययन करें जिसमें वे जाना चाहते हैं, बल्कि उस कंपनी का भी अध्ययन करें जिसमें वे काम करना चाहते हों। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे उस कंपनी द्वारा झेली जा रही विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करें और इसके बाद एक प्रभावकारी प्रस्तुति तैयार करें जिसमें यह बताया जाए कि किस तरह उनकी योग्यताएं कंपनी की समस्याओं को सुलझा सकती हैं। इसे समाधान बेचना कहा जाता है और यह बिजनेस में सफलता का एक मुख्य पैराडाइम है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए लोग आमतौर पर सहमत हो जाते हैं। अधिकांश लोग समझ जाते हैं कि इस तरह की नीति रोजगार या पदोन्नति के उनके अवसरों को बहुत अधिक बढ़ा देगी, परंतु उनमें से बहुत लोग इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं और पहल नहीं करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण करवाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। मैं उद्योग और कंपनी की समस्याओं का अध्ययन किस प्रकार करूं, कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि प्रभावकारी प्रस्तुति कैसे तैयार की जाती है। बहुत से लोग किसी घटना के होने का इंतजार करते हैं या फिर वे चाहते हैं कि कोई दूसरा उनकी मदद करे, परंतु अच्छी नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो खुद समस्या नहीं होते बल्कि जिनके पास समस्याओं के समाधान होते हैं, जो उस काम को पूरा करने के लिए सही सिद्धांतों के अनुरूप हर संभव प्रयास करने की पहल करते हैं। जब भी हमारे परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, गैर जिम्मेदारी का परिचय देता है और इंतजार करता है कि कोई दूसरा उसका काम करवाएगा या उसे समाधान सुझाएगा, तो हम उससे अक्सर कहते हैं, अपनी बुद्धि और पहल शक्ति का प्रयोग करो। दरअसल अक्सर हमारे यह कहने से पहले ही वह अपनी शिकायतों के जवाब में खुद यह बात कह देता है, मैं जानता हूं, मुझे अपनी बुद्धि और पहल शक्ति का प्रयोग करना है। लोगों को जिम्मेदारी की राह पर चलाना उन्हें गिराना नहीं बल्कि उठाना है। प्रोएक्टिविटी मानव स्वभाव का हिस्सा है और हालांकि प्रोएक्टिव मांसपेशियां सोई हो सकती हैं, परंतु वे हम सब में होती जरूर हैं। दूसरों के प्रोएक्टिव स्वभाव का सम्मान करके हम उसे सामाजिक दर्पण में कम से कम एक स्पष्ट और त्रुटिहीन प्रतिबिंब प्रदान करते हैं। जाहिर है, हमें व्यक्ति की परिपक्वता के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी गहरी भावनात्मक निर्भरता के शिकार लोगों से उच्च रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रख सकते, परंतु हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके मूलभूत स्वभाव को प्रोत्साहित करें और एक ऐसा परिवेश बना दें जहां लोग अवसरों का दोहन कर सकें और समस्याओं को बढ़ते हुए आत्मनिर्भर तरीके से सुलझा सकें। करें या होने दें, एक्ट और बी एक्टेड ओपन।
पहल करने वाले और पहल ना करने वाले लोगों के बीच दिन और रात का अंतर होता है। मैं प्रभावकारिता में सिर्फ 25 से 50% अंतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 5000% से भी अधिक अंतर की बात कर रहा हूं, खासकर तब जब वे बुद्धिमान, जागरूक और दूसरों के प्रति संवेदनशील हों। अपने जीवन में प्रभावकारिता का पीपीसी संतुलन बनाने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। 7 आदतों को विकसित करने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप बाकी 6 आदतों का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि हर एक आदत अपनी प्रोएक्टिव मांसपेशियों के विकास पर निर्भर है। हर आदत में काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी दूसरे के द्वारा खुद पर काम किए जाने का इंतजार करेंगे तो दूसरे आप पर मनचाहे तरीके से काम करेंगे। विकास तथा अवसर के परिणाम आपको दोनों ही राहों पर मिलेंगे। एक बार मैं गृह सुधार उद्योग, होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री में लोगों के एक समूह के साथ काम कर रहा था। वहां पर 20 संगठनों के प्रतिनिधि बैठे थे जो अपने आंकड़ों और समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने के लिए हर 3 महीने में एकत्रित होते थे। भारी मंदी का दौर चल रहा था और इस विशिष्ट उद्योग पर आम अर्थव्यवस्था से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। जब हमने चर्चा शुरू की तो ये लोग काफी हताश थे। पहले दिन हमने इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया, हमारे साथ क्या हो रहा है, उद्दीपन क्या है। बहुत सी चीजें हो रही थीं। परिवेश या माहौल के दबाव प्रबल थे। हर तरफ बेरोजगारी फैली थी और बहुत से लोग कंपनी को बचाने की खातिर अपने कर्मचारी मित्रों को निकालने पर विवश थे। उस दिन जब चर्चा खत्म हुई तो हर व्यक्ति अधिक निराश हो गया था। हमने दूसरे दिन हमने इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमने परिवेश की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और इसमें यह रिएक्टिव मान्यता निहित थी कि उनका भविष्य इन्हीं चीजों से तय होगा। दूसरे दिन के अंत तक हम और भी ज्यादा हताश हो गए। चीजें सुधरने से पहले ज्यादा बिगड़ती हैं और सब लोग यह बात जानते थे। इसलिए तीसरे दिन हमने इस प्रोएक्टिव प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस स्थिति में अपनी पहल करने की शक्ति का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। सुबह हमने लागत के प्रबंधन और उसे कम करने के बारे में बात की। दोपहर के बाद हमने बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। हमने इन दोनों विषयों पर गहन विचार मंथन किया। इसके बाद हमने कई व्यवहारिक और किए जा सकने वाले कामों पर ध्यान केंद्रित किया। जब यह बैठक खत्म हुई तो सब लोगों में रोमांच, आशा और प्रोएक्टिव जागरूकता की एक नई भावना साफ झलक रही थी। तीसरे दिन के अंत में हमने सम्मेलन के परिणामों को 3 खंडों में बांटकर इस सवाल का जवाब दिया, बिजनेस कैसा है। खंड 1, हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है तथा प्रवृत्तियां यह बताती हैं कि बेहतर होने से पहले स्थितियां और बिगड़ेंगी। खंड 2, परंतु हम जो कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट पहले से बेहतर है। हम अपनी लागत कम कर रहे हैं और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। खंड 3, इसलिए बिजनेस पहले से बेहतर है। अब कोई रिएक्टिव व्यक्ति इस पर क्या कहेगा? छोड़ो भी, तथ्यों का सामना करो। सकारात्मक सोच और खुद को प्रोत्साहित करने वाली यह नीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। देर सवेर आपको वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु सकारात्मक चिंतन और प्रोएक्टिविटी में यही अंतर है। हमने वास्तविकता का सामना किया। हमने वर्तमान परिस्थिति और भावी अनुमानों की वास्तविकता का सामना किया था, परंतु हमने इस वास्तविकता का भी सामना किया था कि हमारे पास इन परिस्थितियों और अनुमानों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। वास्तविकता का सामना तो हम उस स्थिति में नहीं करते अगर हम इस विचार को स्वीकार कर लेते कि परिवेश में हो रही घटनाएं ही हमारे भविष्य को तय करेंगी। बिजनेस, सामुदायिक समूह और हर तरह के संगठन, जिनमें परिवार भी शामिल है, प्रोएक्टिव हो सकते हैं। वे संगठन के भीतर प्रोएक्टिव संस्कृति का निर्माण करने के लिए प्रोएक्टिव व्यक्तियों के रचनात्मक और बुद्धि का समन्वय कर सकते हैं। संगठन को परिवेश की दया पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। संगठन शामिल व्यक्तियों के साझे जीवन मूल्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पहल कर सकता है। अपनी भाषा सुनना, क्योंकि हमारे नजरिए और व्यवहार हमारे पैराडाइम से उत्पन्न होते हैं,
इसलिए अगर हम उनकी जांच करने के लिए अपनी आत्म जागरूकता का प्रयोग करते हैं तो हमें अक्सर उनमें अपने भीतर के नक्शों की प्रकृति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हमारी भाषा इस बात का वास्तविक सूचक होती है कि हम किस हद तक खुद को प्रोएक्टिव मानते हैं। रिएक्टिव व्यक्तियों की भाषा उन्हें उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी से मुक्त करती है। मैं ऐसा ही हूं, मैं जैसा हूं, मैं पहले से निर्धारित हूं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वह मुझे गुस्सा दिला देता है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे भावनात्मक जीवन को जो चीज नियंत्रित करती है वह मेरे काबू से बाहर है। मैं यह नहीं कर सकता। मेरे पास समय नहीं है। मेरे बाहर की कोई चीज सीमित समय मुझे नियंत्रित कर रही है। काश मेरी पत्नी अधिक धैर्यवान होती। किसी दूसरे का व्यवहार मेरी प्रभावकारिता को सीमित कर रहा है। मुझे यह करना ही पड़ेगा। जो कुछ भी मैं करता हूं वह करने के लिए मुझे परिस्थितियां या दूसरे लोग विवश कर रहे हैं। मैं अपने कार्यों को चुनने के लिए स्वतंत्र हूं। रिएक्टिव भाषा, प्रोएक्टिव भाषा। मैं इन परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सकता। रिएक्टिव भाषा। प्रोएक्टिव भाषा। आइए हम अपने विकल्पों को देखें। मैं इसी तरह का हूं। मैं किसी अलग नीति का चुनाव कर सकता हूं। वह मुझे गुस्सा दिला देता है। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैं एक प्रभावकारी प्रस्तुति तैयार कर सकता हूं। मुझे यह करना पड़ेगा। मैं उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनूंगा। मैं नहीं कर सकता। मैं चुनता हूं। मुझे मजबूरन करना पड़ता है। मैं इसे वरीयता देता हूं। काश मैं कर पाता। मैं करूंगा। रिएक्टिव भाषा नियतिवाद की मूलभूत पैराडाइम से आती है और इसका पूरा भाव उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं चुन सकता। एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, क्या आज आप मुझे क्लास से जाने देंगे? मुझे टेनिस मैच खेलने जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, तुम्हें खेलने जाना पड़ेगा या तुम जाने का चुनाव करते हो? उसने आश्चर्य से कहा, मुझे सचमुच जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? मुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह परिणाम तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, तुम जाने का चुनाव इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम टीम में बने रहने का परिणाम हो। दूसरी तरफ अगर तुम मेरी क्लास छोड़ दोगे तो क्या होगा? मैं नहीं जानता। अच्छी तरह सोचो, क्लास में ना आने का स्वाभाविक परिणाम क्या हो सकता है? आप मुझे क्लास से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? वह एक सामाजिक परिणाम होगा। वह कृत्रिम परिणाम होगा। अगर तुम टेनिस टीम में नहीं जाओगे तो तुम नहीं खेल पाओगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम है। परंतु अगर तुम क्लास में नहीं रहोगे तो उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं सीख नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए अब तुम्हें दोनों परिणामों की तुलना करने के बाद अपना विकल्प चुनना है। वैसे मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टेनिस मैच खेलने का विकल्प चुनता, परंतु यह कभी मत कहो कि तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। उसने सहमते हुए जवाब दिया, मैं टेनिस मैच खेलने जाने का चुनाव करता हूं। और मेरी क्लास छोड़ने का? मैंने बनावटी हैरानी से कहा। रिएक्टिव भाषा के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि यह स्वयं पूरी होने वाली भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। लोगों का यह पैराडाइम और भी दृढ़ हो जाता है कि वे पहले से ही निर्धारित हैं तथा वे इस विश्वास के समर्थन के लिए प्रमाण जुटाते हैं। वे खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने लगते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि परिस्थितियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्हें यह लगता है कि अपने जीवन या अपनी तकदीर पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे अपनी स्थिति के लिए बाहरी शक्तियों को दोष देते हैं, दूसरे लोगों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्रों को भी। एक सेमिनार में मैं प्रोएक्टिविटी की अवधारणा पर बोल रहा था। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, स्टीफन, आप जो कह रहे हैं वह मुझे पसंद आया, परंतु हर स्थिति भिन्न होती है। मेरे वैवाहिक जीवन को ही देखें। मैं सचमुच चिंतित हूँ। मेरी पत्नी और मुझ में अब एक दूसरे के लिए वे भावनाएं नहीं बची हैं जो हम में पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि अब मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ और वह भी मुझसे प्रेम नहीं करती है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा, अब भावना बिल्कुल भी नहीं बची है? वह बोला, आपने ठीक कहा। हमारे 3 बच्चे हैं जिनके बारे में हम सचमुच चिंतित हैं। आपका क्या सुझाव है? मैंने जवाब दिया,
अपनी पत्नी से प्रेम करो। मैंने आपको बताया ना, अब वह भावना ही नहीं रही, उससे प्रेम करो। आप समझ नहीं रहे हैं, प्रेम की भावना अब बची ही नहीं है, फिर भी उससे प्रेम करो। अगर भावना नहीं है तो यह उससे प्रेम करने का एक अच्छा कारण है, परंतु जब आप में प्रेम की भावना ही नहीं है तो फिर आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? मित्र, प्रेम एक क्रिया है, प्रेम की भावना उस क्रिया का फल है। इसलिए उससे प्रेम करो, उसकी सेवा करो, त्याग करो, उसकी बात ध्यान से सुनो, खुद को उसकी जगह रखकर देखो, उसकी सराहना करो, उसका समर्थन करो। क्या आप यह सब करने के इच्छुक हैं? समस्त प्रगतिशील समाजों के महान साहित्य में प्रेम एक क्रिया है। रिएक्टिव व्यक्ति इसे एक भावना बना देते हैं, वे भावनाओं से संचालित होते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों ने आम तौर पर हमारे मन में इस विश्वास की स्क्रिप्ट लिख दी है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। परंतु हॉलीवुड की फिल्मों की स्क्रिप्टिंग वास्तविकता का वर्णन नहीं करती हैं। अगर हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रण करती हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने की शक्ति दी है और अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर दिया है। प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रेम को एक क्रिया बनाते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे आप करते हैं, इसमें आप त्याग करते हैं, खुद को उसी भावना से देते हैं जिस तरह एक माँ अपने नवजात शिशु को जन्म देती है। अगर आप प्रेम का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन लोगों का अध्ययन करें जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। ये त्याग वे उन लोगों के लिए भी करते हैं जो उन्हें ठेस पहुंचाते हैं या बदले में प्रेम नहीं देते हैं। अगर आप अभिभावक हैं तो उस प्रेम पर गौर करें जो आपके मन में अपने बच्चों के लिए है, जिनके लिए आपने त्याग किए हैं। प्रेम वह जीवन मूल्य है जो प्रेम पूर्ण कार्यों के द्वारा वास्तविकता का रूप लेता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति भावनाओं को जीवन मूल्यों से नीचे रखते हैं। प्रेम की भावना को दोबारा जीवित किया जा सकता है। चिंता का वृत्त, प्रभाव का वृत्त। अपनी प्रोएक्टिविटी की सीमा के बारे में अधिक आत्म जागरूक बनने का एक और उत्कृष्ट तरीका इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने समय और ऊर्जा को कहां केंद्रित कर रहे हैं। हम सबके पास बहुत सी चिंताएं होती हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, ऑफिस की समस्याएं, देश का कर्ज, परमाणु युद्ध। चिंता का वृत्त बनाकर हम उन चीजों से अलग कर सकते हैं जिनसे हमारा कोई विशेष मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। जब हम अपने चिंता के वृत्त के अंदर की चीजों को देखते हैं तो वह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है और बाकी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। इन बाद वाली चीजों को पहचान कर हम उन्हें प्रभाव के छोटे वृत्त में रख सकते हैं। इन दो वृत्तों में से किस पर हमारा अधिकांश समय और ऊर्जा केंद्रित होती है, यह तय करके हम जान सकते हैं कि हम